नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव कितने चरणों में होगा, किस किस तारीख को किन राज्यों में मतदान होगा, इसकी जानकारी आज चुनाव आयोग की ओर से दे दी जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण, मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरण, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। चुनाव के ऐलान के साथ ही देश चुनावी मोड में आ जाएगा। एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। ये मोदी लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की जानकारी सामने आ जाएगी। साथ ही हम लोकसभा चुनाव 2019 की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कब कब किस चरण में कौन कौन से राज्य शामिल रहे हैं। तो आज चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। पिछली बार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। चुनाव के ऐलान के साथ ही देश चुनावी मोड में आ जाएगा। तो एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पीएम मोदी लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। रवि, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा और शंखनाद एक तरीके से हो जाएगा। किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज 3 बजे जो है वो चुनावी शंखनाद की जो घोषणा है वो निर्वाचन आयोग कर देगा और उसे लेकर के जैसे ही घोषणा होगी आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। आपको पता है कि इसे लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से इस लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयोग जो है अपने पूरी टीम के साथ, याद होगा कि पटना पहुंची थी और राजनीतिक दलों से उन्होंने सलाह भी लिया था इस चुनाव को लेकर के। अब देखना होगा कि जब चुनावी घोषणा जब होती है तो उसमें कितने चरणों में चुनाव होते हैं। लेकिन अगर पार्टियों की तैयारी की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीजेपी प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आकर के 2 रैलियां जो हैं वो कर चुके हैं। 2 बार यहाँ पे पहुंचे हैं। अमित शाह वो पहुंचे हैं। यहाँ पे चुनावी प्रचार जो है वो तेजी गति से चला है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे गठबंधन की तरफ से तो जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार लगभग सभी जिलों में उन्होंने घूमा है। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में उन्होंने रैलियां की है। लेकिन एक ढंग से कहें कि नीतीश कुमार जो है वो प्रचार के लिए अभी तक बहुत बड़ा उनका कैंपेन शुरू नहीं हुआ है और आगे कुछ दिनों में ये शुरू होने वाला जरूर है। तो एक ढंग से कहें तो चुनाव प्रचार को लेकर के पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से लग चुकी है। हमारे साथ जो है इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी भी हैं। सर, आज घोषणा होने वाली है और लेकर के सारी पार्टियां जो हैं अपना दमखम लगा रही हैं। क्या लगता है कि बिहार में तमाम दलों की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो शंखनाद किया गया 40 के 40, पिछली बार जो पार्टियां थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी मिला के 39 सीट्स आए थे, लेकिन इस बार 40 के 40 सीटें किस तरह से हासिल करें उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर जो सीमांचल की बात करें, किशनगंज की बात करें तो वो सीट गठबंधन के हाथ में नहीं आई थी। उस सीट की बात हो रही है कि 40 के 40 सीट हम कैसे हासिल करें और इसके लिए जो मोदी की गारंटी है, सब जगह देखें बीजेपी का तो सब जगह यही है, विकसित भारत मोदी की गारंटी। तो एक मोदी एक ऐसे फिगर है, नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर, जिनको केंद्र में रख के ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो भी पेचीदगियां यहाँ
बिहार में थी, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेकर, चाहे मंत्रालय के बंटवारे को लेकर, वो सब संपन्न हो चुका है। अभी कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले ही तमाम मंत्रियां जो बीजेपी के मंत्री हैं उनकी मीटिंग अभी खत्म हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। जिस तरह की रस्म अदायगी होती है उसके बाद से सभी लोग कैंपेन के लिए निकल जाएंगे। जो सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं और तमाम जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है। तो आगे यही रहेगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, विकसित भारत का संकल्प हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे बिहार में। तो है कि जैसे अभी बैठक हुई है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर निर्देश भी दिया है कि लोकसभा चुनाव में तमाम योजनाओं को लेकर के वो जनता तक जरूर पहुंचे और बताएं कि 40 के 40 सीट जीतने हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और कोशिश है कि इस बार कम से कम पहले से बेहतर जो रिजल्ट है वो आए। कैसा अनुमान लग रहा है? देखिए, मुकाबला लोकसभा में बहुत होगा कि नहीं, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। लेकिन जिस तरह का नेटवर्किंग हम देख रहे हैं और पब्लिक में रिएक्शंस देख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी फील्ड में घूम रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लोग, जो यूथ है स्पेशली, काफी संख्या में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। और रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। वर्तमान जो सरकार अभी यहां बनी है एनडीए की, बिहार में उनके लिए रोजगार बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि जो लकीर खींची है पिछली सरकार ने, तो उसको कैसे, उससे लंबी लकीर आप कैसे खींचते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए, सम्राट चौधरी के लिए, और जो तमाम लीडर्स हैं वो किस तरह से इसका मुकाबला करते हैं। क्योंकि एक नैरेटिव जो बना रहे हैं, नैरेटिव का जवाब देना है कि सरकार तो ये भी नौकरी दे रही है, सरकार वो भी नौकरी दे रही थी, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसके मध्य में जो सेंटर में है मोदी की गारंटी कि किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाए, किस तरह से लोगों को स्किल दिया जाए, तो इन सब चीजों को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। ये लगता है कि एक तरफ जहां पे तेजस्वी जो है नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल, लेकिन बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो एजेंडा सेट किया है कि मोदी की गारंटी, इस लोकसभा में मोदी की गारंटी जो है वो लगता है कि देखिए, मोदी की गारंटी एक जैसे वट वृक्ष की तरह है, एक जो बनियान ट्री है उसके तरह है, उसके नीचे सारी चीजें, उसमें रोजगार। चलिए, बिल्कुल आपके पास रवि आएंगे। आलोक भी हमारे साथ, दिल्ली संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास क्या खबर सामने आ रही, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन, और क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि अभी 2.5 घंटे से कम का वक्त बचा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर देगा। इसके अलावा कुछ राज्य भी हैं जहां पे विधानसभा चुनाव है, उनके भी तारीखों की घोषणा होगी। जहां तक सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पिछले 1 साल से चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर चुनाव कराए जाएं। कई विपक्षी पार्टियों का ईवीएम को लेकर के कई संदेह थे, कई लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसको लेकर भी कई बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से वर्कशॉप भी किया गया और जो विपक्षी पार्टियों के जो संदेह थे उसको दूर करने की कोशिश की गई। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां अपने तरीके से है। जाहिर सी बात है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लग जाएगा और उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी, जेडीयू, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पहले से जारी है। जहां तक अगर हम सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है कि सभी सीटों पर इस बार जीत दर्ज कराई जाए, यानी कि जो हिंदी हार्टलैंड की जो सारे राज्य हैं उसमें क्लीन स्वीप करना बीजेपी चाहती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 यानी कि बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य दिया है और एनडीए को 400 सीटों का लक्ष्य दिया है, तो उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है और विपक्ष की कोशिश है कि जो पिछली परफॉर्मेंस विपक्ष की थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन इंतजार जो है वो 3 बजे का रहेगा जब चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। बिल्कुल, तो एनडीए तो मजबूत दिख रहा है और मजबूत स्थिति में वो नजर भी आ रहा है, लेकिन अगर इंटी गठबंधन की बात करें, जिस विपक्ष की आप बात करें कि लामबंद दिख रहा है, लेकिन वो लामबंदी में कहीं ना कहीं मजबूती वो दरकती हुई नजर आ रही है। और क्या ऐसा लग रहा है कि इस चुनावी ऐलान के बाद, शंखनाद के बाद से जो तस्वीरें हैं वो इंटी अलायंस की ओर साफ होगी, क्योंकि लगातार टूट बिखराव जो है वो देखने को मिला है, तो क्या वो एकजुटता अब दिखेगी?
देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो बिहार में देखने को मिला है, क्योंकि जब इंडी अलायंस बन रहा था तो उस समय नीतीश कुमार उस इंडिया अलायंस के अगुवा के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा और वो एनडीए में शामिल हो गए, देखिए परंपरागत रूप से नीतीश कुमार और जेडीयू एनडीए गठबंधन के अलायंस पार्टनर रह चुके थे। तो ऐसे में एक दरकता हुआ जो आप विपक्ष की बात करें तो शुरुआत वहीं से हुई थी। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो उनके अलायंस पार्टनर है वो दरकते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एनडीए का खेमा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जिस तरह से जेडीयू एनडीए में शामिल हुई, अगर हम यूपी की बात करें तो आरएलडी जो कि इंडिया अलायंस में थे वो शामिल हुए। इसके अलावा अगर हम साउथ में जाए तो कई राजनीतिक पार्टियां, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अब एनडीए के साथ है। आगे आने वाले वक्त में भी ये जो अलायंस है एनडीए का, वो आपको बढ़ता दिखेगा। अब वजह क्या है, ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको ये लग रहा है कि ये जो मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है या जो पिछले 10 साल के कामकाज की समीक्षा हो रही है, तो उनको ये लग रहा है कि इनके तुलना में जो विपक्ष है, विपक्ष बहुत कमजोर इस बार दिख रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों से बात करेंगे तो बात लोगों की तरफ से ये कही जा रही है कि क्या एनडीए या बीजेपी 370 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या एनडीए 400 सीटें ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। यानी कि ये पहला चुनाव ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें ये नहीं कहा जा रहा कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी या किसकी चलिए बिल्कुल। और रवि एस नारायण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, इससे पहले आप तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे थे कि रोजगार को लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो मुद्दे स्थानीय से ज्यादा राष्ट्रीय मायने रखने लगते हैं। चेहरा स्थानीय से ज्यादा पीएम का जो चेहरा है वो मायने रखने लगता है। तो ऐसे में तेजस्वी की जो कोशिश है वो कितनी रंग लाएगी या फिर कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है कि स्थानीय स्तर पर वो काम कर रहे हैं और चुनाव तो ये लोकसभा का है। देखिए, तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्रों में तमाम बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस सरकार से हटने के बाद जो है वो मेहनत कर रहे हैं और यात्रा के जरिए एक बात पर फोकस कर रहे हैं कि नौकरी जो है वो पिछले 17 महीनों में जिस ढंग से उन्होंने काम किया है वो दिया है। लेकिन ये जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में जनता जो है वो सबसे पहले सोचती है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन रहा है और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। और इसे लेकर के इस चुनाव में कहा जा सकता है कि जिस ढंग से बीजेपी ने कैंपेन चलाया है और जो मोदी की गारंटी है और जो गारंटी दी जा रही है कि जो भी काम है वो किस ढंग से होने हैं, इसे लेकर के कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो एज ले रही है। और हमारे साथ जो है इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी बने हुए हैं। देखिए, तेजस्वी भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो कितना फायदा करेगा। देखिए रवि, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों का डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होगा। लोकसभा का चुनाव में निश्चित तौर पे लोगों का आकर्षण रहता है, लेकिन इसमें जो वोट लोग डालते हैं, वोट लोग राष्ट्रीय मुद्दों को डालते हैं। अगर राजद की बात करें, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो लोगों से उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अच्छा हो रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आएगी, राष्ट्रीय चुनाव की बात आएगी, लोकसभा चुनाव की बात आएगी, तो उसमें सबसे जो सरे फहरिस्त है, सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम आता है। जो तमाम सर्वे आपने देखे, ओपिनियन पोल्स भी देखे जो न्यूज 18 के द्वारा करा गया, तो लीडरशिप का जो एक डिफरेंस है वो काफी अच्छा खासा फासला उसमें दिखता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, तो वो फासला काफी बड़ा है। और जिन मुद्दों को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले और जिन मुद्दों को लेके यहाँ चुनाव होगा भारतवर्ष में, तो निश्चित तौर पे वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होंगे। चाहे लोगों को आवास देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे लोगों को स्किल सेट देने की बात हो, तो इन सब चीजों की बात हो रही है। देखिए, अगर बिहार के अगर नजरिए से देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि एनडीए में सीटों को लेकर के लगभग तालमेल हो चुका है, सब तस्वीरें साफ है। लेकिन गठबंधन में सीटों को लेकर के अभी भी पेंच जो है वो काफी दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस 15 सीट मांग रही है, कितने सीट मिलेंगे पता नहीं। आरजेडी कह रही है कि 28 से 30 सीटों पर लड़ेंगे, तो ये सीट को लेकर के उलझन अभी भी बनी हुई है। देखिए, एनडीए के अंदर में जो दिक्कतें थी, दिक्कतें लगभग खत्म हुई हैं। खास करके चिराग पासवान की जो फैमिली है, दोनों के बीच में, चाचा और भतीजे के बीच में जो एक टसल चल रहा था, वो लगभग खत्म हो चुका है। और इसमें यह भी साफ हो गया है कि जो चिराग पासवान है वो लंबे
लंबी रेस के वो घोड़े होने वाले हैं, साबित होने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और निश्चित तौर पे चिराग को लेकर बीजेपी ने दांव लगाया है। जहां तक पारस की बात है, पारस गुट की बात है, तो पशुपति पारस को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कुछ वैसा नहीं कहा गया जो निगेटिव होगा। तो निश्चित तौर पे उनका भी जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होने वाला है या उनके साथ जो लोग होंगे उनको भी कहीं न कहीं जगह दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे इस बार, पिछली बार 3 पार्टियों को लेकर लड़े थे, इस बार 2 पार्टी अलग से है, कुशवाहा जी की पार्टी है और वहीं जीतन मांझी की पार्टी है। तो एक सामाजिक समीकरण जो बनता हुआ दिखता है। चलिए, बिल्कुल, तो एनडीए की भी अपनी कोशिश होगी। रवि, आपके पास लौटेंगे। दिल्ली से संवाददाता अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो अनूप, अब कह सकते हैं कि अब काफी कम वक्त बचा है इस चुनावी शंखनाद, चुनावी ऐलान को लेकर के जो तैयारी चुनाव आयोग ने भी की है। इस बार का जो चुनाव होगा वो कितना अलग होगा, किन मायनों में अलग होगा, कितना खास होगा? नहीं, वाकई देखिए, पहली चुनाव के अपेक्षाकृत वाकई ये जो चुनाव होगा वो बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, इस बार सबकी नजरें होंगी कि बीजेपी कितनी सीटें लाती है। जहां तक जिस बात का जिक्र अभी हमारे बिहार के इनपुट एडिटर भी कर रहे थे, देखिए, मोदी की गारंटी जो है वो एक बड़ा मसला बन चुका है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस में प्रतिक्रिया लोगों से देखने को मिलती है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने कामकाज किए हैं, आज देखिए भारत जो है वो दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरती हुई है। जिस तरीके से दुनिया में भारत का साख बढ़ा है, जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं बनी हैं, तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है। हालांकि दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि विपक्ष बहुत कमजोर दिख रहा है। शुरुआत में ये लगा था, जब इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की शुरुआत हुई थी, तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन अच्छा कर सकती है, क्योंकि उस वक्त में विपक्ष के तमाम बड़े नेता उस गठबंधन में मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उस गठबंधन से उन पार्टियों ने अपने नाम वापस लिए, उस गठबंधन को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है विपक्ष कमजोर दिख रहा है। अगर सबसे बड़ी पार्टी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेताओं का मोहभंग हुआ है। तमाम बड़े नेताओं को हमने देखा जो कांग्रेस छोड़ करके, जो एक खांटी कांग्रेसी के तौर पर उनकी पहचान थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हुए। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनकी वजह से इस बार विपक्ष बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी किसी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जनता इसका फैसला लेती है। जाहिर सी बात है कि सबकी नजरें जो है वो आज 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, बिल्कुल, तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, चुनावी शंखनाद होगा। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से अगर एनडीए की बात करें तो मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री खुद मोदी की गारंटी की बात कह रहे हैं, परिवारवाद पर उनका हमला है, भ्रष्टाचार पर उनका हमला है। लेकिन अगर इंडी अलायंस की बात करें तो इंडी अलायंस कोई खास ठोस मुद्दा लेकर के लोगों के बीच जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और एक बड़ा ड्रॉबैक एक नजर आ रहा है कि आपके पास मुद्दा क्या है विपक्ष के पास? जी बिल्कुल, और जिस वक्त से प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हैं और बिहार में जिस ढंग से उन्होंने एजेंडा सेट किया है और स्पष्ट रूप से विरोधियों पर हमला करते हुए या फिर अपनी विकास योजनाओं को दिखाते हुए साफ तौर पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बिहार में रखी हैं। एक, परिवारवाद पर उन्होंने जबरदस्त हमला किया है और कहा है कि परिवारवाद जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। वहीं भ्रष्टाचार हो, उस पर उन्होंने उंगली उठाई है, और विकास के जो काम है उसे लेकर के वो लगातार जो गारंटी की बात है वो कहते रहे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये अगर देखें कि प्रधानमंत्री ने ये जो पत्र लिखा है वो बीजेपी ने पूरे पत्र लाखों की संख्या में लगता है कि तैयार करने के लिए बना लिया है। ये पूरे देशवासियों के नाम है, जिसमें पहले हम सुनते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक बात और इसमें जुड़ी है, सबका प्रयास की प्रेरणा, यानी सबको एक जो समेकित है, एक जो समग्र प्रयास है उसकी कोशिश हो रही है। जातियों की बात हम जब बिहार में करते हैं तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट है कि 4 जो जातियां हैं उसका जिक्र किया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई, यहां भी चर्चा हुई। गरीब, युवा, किसान और महिला, ये 4 जातियां हैं जिसको लेकर फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो प्रचार के केंद्र में यही है, और जो तमाम योजनाएं, चाहे गरीब कल्याण हो,
महिला सशक्तिकरण हो, युवा उत्थान हो, किसान सम्मान हो, लेकिन एक तो चीज- इन लोगों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है रवि। एक जो दिलचस्प तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि देखिए, एक तरफ जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पत्र है देशवासियों के नाम, ये लगभग लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यालय में लाए गए हैं और हर जगह बांटे जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, विकसित भारत मोदी की गारंटी, वो जो बॉक्स रखा है, ऐसे लगभग हजारों की संख्या में बॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं और एक एक लोकसभा में, एक एक गांव में, एक एक व्यक्ति के तक वह पहुंचेगा क्षेत्र में। और ये कोशिश की गई है कि जो लोग हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं, जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, जो अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उस बॉक्स में अपना जो संदेश है वो दे सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का इस बार लोकसभा चुनाव में काफी ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, लोगों की मेमोरी काफी छोटी होती है, पब्लिक जो मेमोरी चलिए बिल्कुल बने रहिए रवि और साथी अनूप, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, तो चुनावी शंखनाद होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे इलेक्शन कमीशन करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस खबर पर लगातार बने हुए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।